Evening, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav. I'm your teacher and mentor in this journey. And we have started a new series where we are covering 20 previous year question. And in today's video, we'll talk about Paper 1, UGC NET, Unit 9, People Development and Environment. Okay, so we'll talk about People Development and Environment, right? So, firstly, if I have to talk about this unit, पहली बात तो अगर मैं आपको बता दूं ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट 3 to 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली इन योर एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट. आता ही आता है. एंड द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, काफ़ी वेराइटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और while talking about this, because environmental studies, and while we are talking about environment, it is not something that every one of us study, right? अब हमने देखा है कि काफ़ी सारे यूजी कोर्सेज में इट इज़ मैंडेटरी फॉर लाइक टू हैव एन एनवायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट. तो वो थोड़ा रिफ्रेशिंग हो जाता है. काफ़ी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ बिकॉज काफ़ी बिगनर क्लासेस में पढ़ा होता है. बट अगर हम बात करें यूजीसी नेट के लिए तो इसमें काफ़ी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें से. एंड काफ़ी सारे जो हमारे गोल्स हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये काफ़ी स्टार टॉपिक है. स्टार टॉपिक क्यों? क्योंकि ये फेवरेट है. ये सारे फेवरेट है, अभी तक ये रिपीट करे जा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गए. लाइक वी हैव स्विच फ्रॉम एमडीजी टू एसडीजी, बट स्टिल देयर आर सम क्वेश्चंस आस्क्ड इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल. तो इससे पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा अभी तक इम्पोर्टेंस है एग्जामिनर के दिमाग में फॉर एमडीजी एंड एसडीजी टिल नाउ. Or let's suppose if you want to study all the goals in detail and depth, so what you can do is go to Talent Blazer YouTube channel. You can find my video over there. मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है MDG और SDG पे, और बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से आपको याद करने के लिए ललाबाई एक स्टोरी की तरह कि आप कैसे याद कर सकते हो, राइट? सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. And what you have to do is go to YouTube channel Talent Blazer, find my recent video on Unit 9. It will be covered in detail. You can find all the goals and very important questions from MDG SDG, right? क्वेश्चन बेस्ड भी है, लर्निंग बेस्ड भी है. सो इफ यू वांट टू लर्न, वहाँ से आप कर सकते हो. आज की क्लास में व्हाट वी विल डिस्कस 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए. दीज क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड इन रीसेंट टाइम, सो दैट मेक्स देम काफी important. And there are few, like, because there are chances that these questions might be repeated in your future examinations as well. So that is why these video, like this video particularly, becomes so important, because we have started this series where we are covering 20 previous year questions. So all those video where we are covering 20 previous year questions become very important for you guys to check it out before you attempt your examination, right? So that is how it is crucial and important. And as I said, you can expect 3 to 4 questions definitely showing up in your examination. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आपके पास है, टारगेट ऑफ गोल 7 ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और आपको गोल नंबर 7 के बारे में पूछ रहे हैं, राइट? सो गोल नंबर 7 डेफिनेटली टॉक्स अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज. एनवायरमेंटल के बारे में ही बात करता है. सो अगर हम बात करें, आप हमारे पास ये पूछ रहा है कि गोल 7 के टारगेट्स क्या है, राइट? सो व्हाट स्टूडेंट्स यूज टू डू. अब ये एक थोड़ा एक लेवल अप बढ़ा दिया अपने एग्जामिनेशन का. पहले क्या करते थे स्टूडेंट्स, बस गोल्स के हेडिंग्स याद कर लेते. गोल 1 दिस हेडिंग, गोल 1 आपका इरेडिकेशन पोवर्टी हंगर, ये सारे आपने गोल्स याद कर लिए. बट अब गोल 7 के टारगेट्स क्या है वो आपसे पूछा, राइट? तो अगर हम ऑप्शन देखें, सो आई विल गिव यू 30 सेकेंड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. 5 ऑप्शन है एंड एवरी ऑप्शन इज अपीयरिंग इन द आंसर एज वेल. सो यू हैव टू पिक द राइट चॉइस. ए ऑप्शन बात करता है कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग. बी आपका यूनिवर्सल एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी. सी इंक्रीज ग्लोबल परसेंटेज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी. डी मिटिगेटिंग एयर पॉल्यूशन. एंड ई डबल द इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी. ओके, सो यू हैव टू पिक द राइट चॉइस. अभी आपके 30 सेकेंड्स टाइम चल रहा है.
एंड एज आई सेड लाइक इन द प्रीवियस वीडियोस मैंने बहुत बार बोला है कि जब भी हम 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस करते हैं, सो आई वांट योर एफर्ट्स एज वेल, योर एफर्ट्स एज एन you have to attempt all the questions side by side, and towards the end of the video you have to mention your score in the comment box, right? So that way you can calculate your score, and I will also get to know how much you are preparing and how much our videos have to be modified so that you can score better. Okay, so comment box में you have to tell कि how much of questions you got correct out of 20. ठीक है, पर उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप अटेम्प्ट करो उसके क्वेश्चंस, राइट? अगर हम बात करें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की, अगर इनके टाइमलाइन टू अचीव इस 2030 तक इसे अचीव करना है, अगर हम बात करें पहला, कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, सो दिस इज नॉट वन ऑफ द टारगेट ऑफ गोल 7 ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। कंट्रोल करने के बारे में बात नहीं करता ग्लोबल वार्मिंग के। यूनिवर्सल एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी, यस दिस इट व्हाट टॉक्स अबाउट, राइट? फिर उसके बाद कहता है कि इंक्रीज ग्लोबल परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, राइट? दिस इज राइट बिकॉज वी एज कंट्री लाइक इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू increase the global percentage of renewable energy. We have been taking on targets, हमने भी बहुत targets खुद अचीव करे हैं और भी बेटर कर रहे हैं, जिससे हम अपना ग्लोबल परसेंटेज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं मिटिगेटिंग एयर पोल्यूशन। नो, दिस इज नॉट वन ऑफ द टारगेट, राइट? एयर पोल्यूशन एज अ प्रॉब्लम इज नॉट बीइंग फेस्ड वर्ल्ड वाइड बाय ऑल द कंट्रीज, all the developing nations, right? We can say that those are the countries who are facing this air pollution, so that is why this is not a universal goal. ठीक है, double the improvement in energy efficiency, right? This is one of the target of goal 7 of the millennium development goal, that you have to improve in energy efficiency because a lot of energy gets wasted. तो उस पार्ट पे वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक और हम उस एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर काम करना है। सो फ्रॉम दिस the right answer for this question is option number D, B, C and E only. Okay, moving on to next question. Question number 2. Given below are two statements. Statement based question है. Statement 1, aerobic digestion of sewage sludge requires lots of energy. Statement 2, aerobic digestion of sewage sludge produce huge amount of methane. दो स्टेटमेंट दे रखी है, या तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है, या दूसरी ट्रू है या पहली फॉल्स है। ठीक है, चार ऑप्शन है। 30 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेक श्योर अगर इफ यू नो एरोबिक का मतलब क्या है तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू गेस द आंसर, राइट? तो अगर वैसे चलो मैं आपको बता देता हूँ, एरोबिक का अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस है एरोबिक की अगर हम बात कर रहे हैं। aerobic digestion of sewage sludge requires lot of energy, so what do you think, right? अब आपको भी अपनी तरफ से, as I said, you have to pick the right choice according to you, and then we will like cross check when I will tell you the right answer. Okay, statement clear है, right? So your time is up. अगर हम बात करें aerobic digestion of sewage sludge requires lot of energy, that this statement is true, definitely true कि aerobic digestion of sewage sludge की अगर हम बात करें, waste की बात करें, that requires a lot of energy. फिर अगर हम बात करें स्टेटमेंट 2 की, एरोबिक डाइजेशन ऑफ सीवेज स्लज प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ मीथेन, नो मीथेन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करा जाता है, तो दिस मीथेन इज योर रॉन्ग, लाइक रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अगर हम ये बात करें कार्बन एरोबिक डाइजेशन ऑफ सीवेज स्लज प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ मीथेन, ये गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सोलर वाटर स्टिल, एक डिवाइस के बारे में पता है आपको, आंसर करना है कि सोलर वाटर स्टिल ये डिवाइस क्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सोलर वाटर स्टिल इज अ डिवाइस टू व्हाट, लाइक यू हैव टू टेल कि ये करता क्या है डिवाइस। ओके, सो 30 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल एज वी हैव बीन डूइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आपसे ये पूछा है कि सोलर वाटर स्टिल क्या करता है, इज अ डिवाइस टू, and as I said, while you are listening to this video and while watching this video, definitely don't be a passive listener, be an active listener. Try to attempt all these questions. By attempting, you're definitely closer to getting things right. Passive listening is not so I said कि इतना efficient नहीं होता। And अगर हम बात करें for this question, your time is up.
देखो सोलर वाटर स्टिल की अगर ये क्या है, ये क्या डिवाइस है, आपका जो सलाइन वाटर होता है, नमक वाला पानी, ये या फिर हम बोलते हैं कि दैट इज नॉट ड्रिंकेबल वाटर, उसको ये कन्वर्ट कर देता है पोर्टेबल वाटर में यूजिंग सोलर एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या करता है, सोलर वाटर स्टिल एक डिवाइस है। एक्चुअली इसमें ना स्टिल में डिवाइस कनेक्टेड होता है और फिर सोलर एनर्जी की वजह से यू नो वाटर से इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो रिमेनिंग वाटर होता है दैट इज पोर्टेबल वाटर, दैट इज what is what is a desirable thing, right? We want a drinkable water, तो वो पॉसिबल ही तभी हो पाता है जब हम सलाइन वाटर को सोलर वाटर स्टिल में आप यहाँ पे एक कंटेनर में रख देते हो, और जब सोलर वाटर के जब सोलर बिकॉज जब सन रेज आती है तो उससे वो हीट होके इवेपोरेट होने लग जाता है, तो सॉल्ट है सारा डिजोल्व हो जाता है, और उसके बाद हमारे पास एक पोर्टेबल वाटर दैट इज यूजेबल वो हमारे पास आ जाता है। तो सोलर वाटर स्टिल एक डिवाइस है जिसके लिए यूज करा जाता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वाज साइन ड्यूरिंग विच, ठीक है, आपसे ये पूछा गया ये कब साइन हुई थी, और ये काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको डेफिनेटली हैव टू रिमेम्बर, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इनको याद ही करना पड़ता है। देयर इज ये कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो बहुत पूछे गए हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ योर एग्जामिनेशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू यूजीसी नेट। अगर हम बात करें ये जो आपका एनवायरमेंटल में जो प्रोटोकॉल्स ये कन्वेंशंस है, ये आपके अक्रॉस एग्जामिनेशन जिसमें भी एनवायरमेंटल रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं वहां पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज व्हाट यू कैन से दे आर लाइक हिस्टोरिकली वेरी सिग्निफिकेंट, राइट? So not only for your UGC NET examination but definitely for your other examination this becomes very important, right? अगर हम बात करें कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, अब कब ये साइन हुआ था, so this was signed in our summit at Rio de Janeiro, ब्राजील में, ठीक है। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मिड जून, आई थिंक जून 9 to 14, राइट? तो इस जून में, मिड जून में ऑर्गेनाइज हुआ था 1992 में, एंड 197 सिग्नेटरीज थे। तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इस टाइम साइन करा था, और ये किस बारे में बात कर रहा था, अगर हम बात करें कन्वेंशन, ये इसमें इन्होंने सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करी थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बात करी थी इन आवर समिट एट रियो डी जेनेरियो 1992 में, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करी, 197 कंट्रीज डिग्नेटरीज थी, जून 9 to 14 के बीच में हुआ था, थोड़ा एक आध डे आगे पीछे हो सकता है, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ब्राजील, ठीक है। तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वाज साइन ड्यूरिंग विच ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। This is another statement based question. As you see, more of statement based question are being asked in your examination, so they are trying to test your knowledge. अब सिर्फ क्रैमिंग पे नहीं देखते, नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं। स्टेटमेंट 1 अगर हम बात करें, aquatic weeds are fast growing weeds which can attain very high productivities when cultivated on nutrient rich waste water such as domestic sewage. स्टेटमेंट 2 अगर हम बात करें, वाटर हाइसिंथ, salvinia and duckweed are some example of aquatic weeds. In the light of above statement, choose the correct option from the given below. तो वही है, जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, एज यू नो द ड्रिल। स्टेटमेंट 1 मतलब दोनों सही है, एक सही है, दूसरी गलत है, दूसरी सही है, पहली गलत है, या दोनों गलत है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड। आपको इसमें बताना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन से ये दोनों स्टेटमेंट में क्या गलत है, अगर कुछ गलत है, सही है तो क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। 30 सेकेंड्स। एक्वेटिक वीड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो वीड्स आर बेसिकली वेस्ट, जंगली इनको बोला जाता है। तो आपने देखा भी होगा, अगर इफ यू हैव सीन एनी रिवर साइड, राइट, अगर आपने कोई रिवर साइड देखा हो तो ग्रीन ग्रीन जो बन जाते हैं वो एक्वेटिक वीड्स होते हैं, और ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, राइट। जैसे ये आप इसे कंपेयर भी कर सकते हो, जैसे हमारे वाई वी से जंगली जंगली घास, राइट, तो वो भी बहुत जल्दी ग्रो करती है, एंड सेम गोज फॉर एक्वेटिक वीड्स, ये भी पानी में बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, एंड विच कैन attain very high productivity when cultivated on nutrient rich waste water such as domestic sewage, ठीक है। अब इसके बाद, अच्छा आपका टाइम हो गया, मैं बता देता हूँ इसके दोनों ऑप्शन। देखो, एक्वेटिक वीट आर फास्ट ग्रोइंग वीड्स, दिस इज डेफिनेटली अ ट्रू स्टेटमेंट।
फिर अगर हम बात करें वाटर हाइसिनिस, साल्विनिया एंड डकवीट आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक वीड्स, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ठीक है, तो होते ही हैं वीड्स, दीज आर वेस्ट, ये बहुत फास्टली ग्रो करते हैं और ऐसे न्यूट्रिएंट रिच जगह पे ये ग्रो करते रहते हैं और काफी ज्यादा इनको एलिमिनेट करा जाता है कि ये रिसोर्सेज अट्रैक्ट कर लेते हैं, लाइक यूज करते हैं काफी ज्यादा, तो इसलिए इन्हें फिर डिस्ट्रॉय करा जाता है, लाइक क्लीन दैट एरिया सो दैट दे डोंट ग्रो अगेन अगेन अगेन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कुछ 5 स्टेटमेंट दे रखे, 5 ऑप्शन। इट इज headquartered in Washington DC. It is a joint initiative of France and India. Option number C talks about most of the participating countries are in southern hemisphere. There are 121 signatory countries. Mostly sunshine countries are participant in this. ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे। 30 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। इंटरनेशनल सोलर अलायंस काफी ज्यादा फेमस है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी न्यूज फॉलो करी है इन लास्ट डिकेड तो आपने कभी ना कभी सुना होगा इसके बारे में। दिस हैज बीन अ वेरी हॉट टॉपिक, पहले हो भी सकता है आगे हो सके, बिकॉज वेन एवर देर इज अ न्यू डेवलपमेंट दे ट्राई टू एड ऑन टू टेस्ट योर प्रीवियस नॉलेज एज वेल। मतलब अगर आपने कुछ भी, अगर इसमें कुछ नया इनिशिएटिव आता है तो वो आपकी प्रीवियस नॉलेज को भी टेस्ट करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपने प्रीवियसली से आपको कितना याद है क्या नहीं याद है। ठीक है, तो ये काफी बार होता है, ये पैटर्न मैंने देखा एग्जामिनेशन में। सो कि व्हाट स्टूडेंट यूजुअली डू कि अगर कुछ नया आता है सो दे थिंक अबाउट कि इस नई चीज से कुछ पूछा जाएगा, द बेसिक दे डोंट कवर, बट द बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू नो व्हाट द थिंग इज, ओनली देन यू कैन टॉक अबाउट द ऑल्टरेशन और एडिशन दैट हैज बीन डन, राइट। तो उस चीज के बारे में तभी आप बात कर सकते हो। ठीक है, 30 सेकेंड हो चुके हैं। इट इज हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन डीसी, नहीं, ये इनका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम इंडिया, राइट। गुरुग्राम इंडिया में है आईएसए का हेडक्वार्टर्स। जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ फ्रांस एंड इंडिया, दिस इज राइट। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आर इन सदर्न हेमिस्फीयर, ये नहीं है इसका, राइट। अगर आपको सदर्न हेमिस्फीयर, अगर आपको अर्थ के बारे में पता है, एक ऐसे इमेजिनरी लाइन जा रही है इक्वेटर, ओके, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे बहुत ही कम नेशंस हैं जो इक्वेटर के बिलो लाइन करते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा नेशंस है जो लाइन लाइक करते हैं, और जो इसके पार्टिसिपेटिंग नेशंस है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में कम है कंपैरेटिवली। ठीक है, देयर आर 121 सिग्नेटरी कंट्रीज, दिस इज ऑल्सो ट्रू। Mostly sunshine countries are participating in this. Yeah, this is talking about international solar alliance, so that makes it very give away कि हाँ solar alliance में you need कि वहाँ पे आपके जो कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग होंगी वहाँ पे इतनी सोलर सनशाइन कंट्रीज आती है, मतलब वहाँ पे सन की रेज इतनी आती ही आती है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अगर हम अर्थ की बात करें, इक्वेटर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में इतनी कंट्रीज ही नहीं, अगर हम सारे के सारे 121 सिग्नेटरीज की बात करें, राइट। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट वुड बी द राइट आंसर, बी डी एंड ई ओनली। ठीक है, तो ये याद रख लेना बेसिक, इसका गुरुग्राम इंडिया में इनका हेडक्वार्टर्स है। जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ फ्रांस एंड इंडिया, दिस इज डेफिनेटली ट्रू। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग, और ये हमारा, अगर मैं चलो आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आईएसए किस ईयर में आया था, राइट। आईएसए वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किस साल में ये लॉन्च हुआ था। ये जैसे हमने 2 कंट्रीज तो बता दी, किस पार्टिसिपेटिव कंट्रीज फ्रांस एंड इंडिया, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, बहुत पुराना नहीं है, तो इसीलिए आप इजीली गेस कर सकते हो। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि ये कब आया था आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया शेयर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज अप्रोक्सीमेटली, आपका ये दिसंबर में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, ये 1%, 3%, 2.3%, 3.10%, 4.15%। तो अगर इंडिया के शेयर की बात करें, बिकॉज इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, राइट। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक ही सोर्स पे, वी ऑल्सो रिलाई ऑन कोल, वी रिलाई ऑन सोलर एनर्जी, वी रिलाई ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी भी पार्ट बन जाता है, वी रिलाई ऑन न्यूक्लियर एनर्जी एज वेल। दो का कम है, बिकॉज यू कैन फिगर इट आउट फ्रॉम द ऑप्शंस एज वेल कि काफी कमी है परसेंटेज। तो आपको ये बताना है कि इंडिया का शेयर कितना है न्यूक्लियर एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। ठीक है, 30 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब।
राइट. सो यू हैव टू टेल कि इंडिया का शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कितना है इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. अब क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में ना, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी अपडेटेड. देखो दो बात है ऐसे क्वेश्चन में जब भी अगर बात करी जाती है, क्योंकि अब पेपर है, जैसे अगर अगर आप जून में कभी अटेम्प्ट दे रहे हो अपने जून एग्जामिनेशन में 2023 या फिर दिसंबर में दोगे, राइट. तो अब होता क्या है कि आपको ना उससे पहले 1-2 महीने पुराना डेटा है जो उसी को सिलेक्ट कर लेना. ये ना हो कि आपके एग्जामिनेशन से पहले एक एक दिन पहले कुछ अपडेटेशन आ गया, वो मत सिलेक्ट करना, क्योंकि इसमें हमेशा लिखा होगा अप्रोक्सीमेटली, राइट. बिल्कुल आसपास, एग्जैक्ट नहीं होगा, बिकॉज शेयर जो है ऊपर बढ़ सकता है, नंबर जो है फिगर जो है वो चेंज हो सकता है. तो आप 1-2 महीने पुराना भी अगर वो डेटा से ऑप्शन सिलेक्ट कर दोगे तो डेफिनेटली वो ही सही आंसर होगा, बहुत ऐसा चेंज नहीं आ जाएगा. ठीक है. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, सो दैट इज 3.10%. 3.11 वॉज द लास्ट व्हेन आई चेक. तो इंडिया शेयर का जो है न्यूक्लियर एनर्जी का इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 3.11% है. ठीक है. तो व्हाट यू हैव टू डू, एक और चीज, अनदर होमवर्क क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू, टॉक अबाउट न्यूक्लियर प्लांट्स इंडिया में कहाँ पे. नॉट सो डिफिकल्ट टू गेस, न्यूक्लियर प्लांट्स इन इंडिया. सो दैट इज अनदर होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू गाइस टू टेल इन द कमेंट सेक्शन की न्यूक्लियर प्लांट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लोकेशन है. सो यू हैव टू नेम देम. ठीक है. Now moving on to the next question, question number 8. Another agreement-based question, Kigali Agreement, was amendment to which of the following international convention aimed at conserving the environment. ठीक है. आपको पूछा क्या है कि किगाली एग्रीमेंट जो है एक अमेंडमेंट था टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन एम्ड एट कंजर्विंग द एनवायरनमेंट. ठीक है. तो किगाली एग्रीमेंट बेसिकली क्या था, एक अमेंडमेंट था, राइट. कुछ चेंजेस करने थे एक कन्वेंशन या प्रोटोकॉल में, और उसके बाद जो इंटरनेशनल कन्वेंशन में हुआ था इसको चेंज करके किगाली एग्रीमेंट लेके आए थे कि अमेंडमेंट करनी है. तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा. 30 सेकेंड फॉर योर दिस क्वेश्चन एज वेल. ठीक है. एज आई सेड, you have to be an active listener. पैसिव लिसनर होगे तो कोई फायदा नहीं है, और इसमें यू कैन डेफिनेटली मार्क इट आउट. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं. और इसका एक और गिव अवे है कि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था उसमें भी इसका एग्जैक्ट सेम ऑप्शन था. तो आप बता सकते हो कि आपके हिसाब से किगाली एग्रीमेंट किसका अमेंडमेंट था. ओके, राइट. सो योर टाइम इज अप. अगर हम बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसका किगाली एग्रीमेंट जो था 1992 में अमेंडमेंट बना था. ठीक है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था. मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में है. तो ये जो है उसका किगाली एग्रीमेंट एक अमेंडमेंट था जिससे वो बता रहे थे कि हमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जो करनी है, जो हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एग्रीमेंट करे थे उसमें थोड़े अमेंडमेंट करने हैं, उसमें थोड़े चेंजेस करने हैं. दैट वाज डन इन किगाली एग्रीमेंट. ओके. Moving on to the next question, question number 9. Identify the biodiversity hotspot regions from the following. आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको have to pick 2 और 3 ऑप्शन. ठीक है. आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन फ्रॉम इंडिया ही पूछा गया है, अक्रॉस द ग्लोब नहीं, राइट. सो 30 सेकेंड फॉर दिस एज वेल. अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन के बारे में, देखो अगर मैं वैसे अगर इसका मीनिंग बता दूं तो एक गिव अवे हो जाएगा. मैं अभी उसका मीनिंग नहीं बता सकता, बिकॉज आई गेस देर इज अनदर क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो लिंक टू योर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन. सो अगर आप तब भी इफ यू सी दैट इन if थ्रू द ऑप्शन अगर आपको लग रहा है कुछ सिमिलैरिटीज बन रही है कहीं ना कहीं, तो डेफिनेटली पिक द ऑड वन आउट. ठीक है. अगर आप ऑड वन आउट पिक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि राइट आंसर क्या होगा. ओके. सो अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन की, तो सबसे फेमस जो हमारी कंट्री में है दैट इज वेस्टर्न घाट्स. काफी ज्यादा फेमस जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन में है वेस्टर्न घाट. सुंदरबन सुंदरलैंड जो है वो भी दैट इज वन ऑफ द फेमस हॉटस्पॉट रीजन अक्रॉस द ग्लोब, राइट. वेस्टर्न घाट की बात करें तो वन ऑफ द 8 हॉटस्पॉट रीजन अक्रॉस द ग्लोब में इसको माना जाता है, वन ऑफ द 8 हॉटस्पॉट रीजन अक्रॉस द ग्लोब. और मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे कि हॉटस्पॉट रीजन का क्या मतलब है. अगर इफ यू डोंट नो, अगर इफ यू नो देन इट इज अ वेरी बिग गिव अवे. और इंडो वर्मा जो हमारा ऑप्शन है दैट इज ऑल्सो इन हॉटस्पॉट रीजन. सेंट्रल इंडिया एक हॉटस्पॉट रीजन नहीं है. तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर वुड बी A, C, D एंड ऑप्शन नंबर
3 वुड बी द राइट आंसर। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 10 में in which among in which one among the following categories of protected areas in India are local people not allowed to collect and use the biomass। ठीक है, इसमें एक बात करिए कि एक इंडिया में in which one among the following categories प्रोटेक्टेड एरियाज की कैटेगरीज मेंशन है चार, नेशनल पार्क्स, इंडस्ट्रीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड वेटलैंड। लोकल पीपल आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज द बायोमास। ठीक है, 30 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। आपको ये बताना है कि एग्जैक्टली कहाँ पे कुछ कैटेगरीज जो है प्रोटेक्टेड एरियाज की जहाँ पे लोकल लोगों को अलाउड नहीं है कि वो कलेक्ट करे और यूज करे बायोमास को, राइट। तो हमारी जितनी भी बायोमास रिलेटेड एक्टिविटीज होती है वहाँ पे प्रोहिबिटेड है कि यहाँ पे आके यू कैन नॉट डू दिस। तो वो किस कैटेगरी में है प्रोटेक्टेड एरिया के, ठीक है, राइट। सो योर टाइम इज अप फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। तो अगर मैं बताऊँ इसमें आके प्रोटेक्टेड एरिया जो जिसमें है दैट इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है, जो गवर्नमेंट ने डिजाइन करे टू प्रोटेक्ट योर फ्लोरा एंड फोना ऑफ द रीजन। फ्लोरा फोना जो रीजन के हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड देर इज वेरी लिमिटेड इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये जो रीजन है ये सारे के सारे बहुत टाइटली एक्सेस टाइटली कंट्रोल्ड है, जिससे बहुत ही लिमिटेड इंटरैक्शन हो ह्यूमन बींग्स की, बाहर ही रखा जाता है इनको एरिया से, जिससे प्रॉब्लम ना हो, हार्म ना हो टू ऑल द ह्यूमन टू ऑल द स्पीशीज देयर। ठीक है, जो हमारी जो स्पीशीज है उनको हार्म ना करे, बिकॉज हमने देखा है वेयर एवर द ह्यूमन बीइंग द सोसाइटी गोज देयर दे आर लीविंग लॉट ऑफ वेस्टेजेस, सो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो जाती है और उनकी जो नेचुरल जो स्पीशीज होती है दे आर गेटिंग एंडेंजर्ड, राइट। सो नेशनल पार्क में बिल्कुल भी बहुत ही लिटिल ह्यूमन इंटरैक्शन होती है, राइट। सो अगर हम बात करें कंट्री में देयर आर 106 नेशनल पार्क्स एज ऑफ नाउ, ओके। और जैसे मैंने बताया कि इसमें इसको बहुत टाइटली कंट्रोल करा जाता है, जिससे बहुत लिमिटेड ही इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की, तो ये सब थोड़ा ज़्यादा ओपन अप है, ह्यूमन इंटरैक्शन पॉसिबल है, ह्यूमन विजिट ज़्यादा पॉसिबल है। यहाँ पे मोस्टली ऑथराइज्ड विजिट्स ही होते हैं, राइट। आपको ऑथराइज्ड विजिट्स ही मिलते हैं नेशनल पार्क्स में। बट अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में करें तो देर इज नो सच बिग डील, राइट। नेशनल पार्क्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कंट्रोल के अंडर रहते हैं। इंडिया में करेंटली 106 नेशनल पार्क्स हैं, ओके। मोर इम्पोर्टेंट थिंग एज आई हैव बीन सेइंग, many of the aspirants they don't know from where to start their preparation। काफ़ी डिफिकल्टी हो जाती है, they don't know how to engage or to begin their preparation from scratch, and this is where we come in, right? So what you all need to do is basically for unit 9, particularly for unit 9 title people development and environment, what you need to do if you want to claim your essential free ebook, like as I said this is free particularly, so you don't have to pay anything. You need to do a text on this particular number 9873907600, a simple WhatsApp text, and you can claim your essential free book, right? So आपको करना क्या है, if you want to start your preparation from basic from scratch, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप करना है इस पर्टिकुलर नंबर पे 9873907600 पे, और क्लेम करनी है अपनी फ्री बुक योर PDF, और किस पे, ऑन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में। सो you can get everything, like if you want to learn from the scratch you can get it from scratch, learn about environment and what are the important things। देखो इसमें क्या है, as I've been saying कि कहाँ आपको रुकना है, कहाँ आपको पता होना चाहिए, that this is efficient or enough for me to cover up। So this has been designed according to UGC NET syllabus। इसमें extra कुछ ज़्यादा नहीं है, it has been curated to your needs। So this is how it is very important for you guys to know, and as I said it's free, so no harm in getting and claiming one free ebook। ठीक है, तो काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, जैसे मैंने बोला बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, क्लेम करना है अपनी ई बुक, जिससे यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी। एंड दोज हु आर लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जैसे मैंने इसमें ये भी बोला कि बहुत रिफाइंड है, बहुत क्यूरेटेड है, आपके एग्जामिनेशन से ही बेस्ड है, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं है। और इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं कि अगर आप लेट सपोज इफ यू वांट टू प्रैक्टिस समथिंग, सो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, ओके।
right? So if you have been stayed till now, so thank you all for joining, right? And if you like the content, please share this video with your friends, as you know, that will be a gesture from your end that you like the content. So आपको क्या करना है? What you have to do is basically like the video, share with your friends, and you know, subscribe to the channel as well. So this is a very basic thing that we need to do, like we expect you to do from your end, okay? And one more important thing what you have to do, like another important announcement that is has to be made, that if you want to practice a lot, you know, there are many students who want to practice a lot. They are not done with 20 questions, they want to practice a lot. So what they can do is basically download the Talent Baser app from the Play Store. The link for the same will be mentioned in the description below, and it's free. It's no charges for that. So you can attempt a mock test for free, and you can test your preparation, right? Test your preparation, test your journey, test your preparation journey, and how much you think you are closer to crack UGC NET JRF. So that is all dependent upon how many mock tests you attempt. I have been saying that mock tests have their own priority and have to be prioritized as well. So if you like the content, do leave a like, and you know, you have to share the video as with your friends as well. And one more important thing, that you have to subscribe to the channel and hit the bell icon, so whenever I come up with the next video, so you get notified for the same. ठीक है? और डाउनलोड कर लेना टैलेंट बेजर की ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर. The link for the same will be mentioned in the description below. ठीक है? So thank you all for joining. We'll meet you in the next class.